हमारी मुस्तकबिल और हमारी अपना इनिशिएटिव है, हम किसी प्रेशर में ये नहीं कर रहे। पाकिस्तान के अंदर जो एक्सट्रीमिज्म है उसके ऊपर हम एक बड़ी कार्रवाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। 2014 में तरतीब दिए जाने वाले नेशनल एक्शन प्लान और इससे जुड़ी उस वक्त की अपोजिशन और हुकूमती जमात यकीनन एक बड़ा प्रोजेक्ट जरूर था, एक बड़ा कंसेंसस था जो कि अपोजिशन और पाकिस्तान की तकरीबन तमाम ही पार्टी जिसमें उस वक्त की हुकूमत भी शामिल थी, उन्होंने कंसेंसस के साथ उसको तरतीब दिया था और बड़ी मुश्किलों के साथ तमाम पोलिटिकल पार्टीज ने इस पर अग्री किया था। लेकिन अब जब नेशनल एक्शन प्लान की बात की जा रही है पिछले 2 रोज से, तो हुकूमत की यह राय है कि पिछली हुकूमत ने अगर नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर सही मायनों में अमल किया होता तो शायद आज हम यहां ना खड़े होते। माजी में भी यह बात की गई कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए, लेकिन उस वक्त के ख्वाजा आसिफ साहब हदफ तनकीद रहे। लेकिन आज की भी जो हुकूमत है उसकी यह राय है कि सबसे पहले हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के इस वक्त अंदर जो कलदम तंजीमें हैं उनके खिलाफ फाइनली क्रैकडाउन का आगाज हो गया है। लेकिन राय यह भी है कि क्या इस वक्त की गवर्नमेंट ये अंडर प्रेशर, क्योंकि पुलवामा में जिस तरीके से कलदम तंजीमों का नाम लिया गया है, क्या उनको सामने रखते हुए ये कार्रवाई कर रही है या फिर अक्रॉस द बोर्ड कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान से एक ही मर्तबा ऑपरेशन क्लीन अप किया जाए? आज थोड़ा सा इस पर जरूर बात करेंगे कि आया नेशनल एक्शन प्लान में कहां कहां इंप्रूवमेंट की गुंजाइश थी और अगर पिछली गवर्नमेंट में इस पर एग्जीक्यूट नहीं किया जा सका तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जिसको 7 से 8 माह का वक्त गुजरा है और खान साहब ने इतलात ये है कि जून तक का वक्त भी दे दिया है अपने वफाकी वज़रा को कि वो अगर अपनी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट नहीं लाएंगे तो फिर उनको फारिग कर दिया जाएगा। वहीं हम ये भी देख रहे हैं कि ऑलरेडी अपॉइंटेड उनके मिनिस्टर्स थे, चाहे वो सूबाई सतह के हों चाहे वफाकी सतह के हों, वो एक के बाद एक ब्लंडर्स कर रहे हैं। शेख रशीद साहब से लेके फवाद चौधरी साहब तक और फवाद चौधरी साहब से लेके फयाजुल हसन चौहान साहब तक और उनसे लेके फैसल वाउडा साहब के 2 रोज पुराने स्टेटमेंट तक बहुत से वुज़रा ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे बहुत सी बातें कर रहे हैं और उसकी वजह से पीटीआई की गवर्नमेंट को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। फयाज साहब ने शाम तक ये क्लैरिटी नहीं ला सके कि आया उनसे इस्तीफा मांगा गया है या वजाहत तलब की गई है और वो डिनाई करते रहे हैं, लेकिन खबरें यही है कि उनसे इस्तीफा ले लिया गया है और उनकी जगह शमशान बुखारी साहब को अपॉइंट किया जा रहा है। लेकिन देखना यह है कि पीटीआई की तरफ से जो लोग सिलेक्ट किए जा रहे हैं वो आखिर इतनी गलतियां क्यों कर रहे हैं और बहुत से क्रूशल टॉपिक्स के ऊपर बेहंगम किस्म के स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। प्रोग्राम की शुरू में पहले थोड़ा सा इस पर बात करेंगे और उसके बाद हमने नेशनल एक्शन प्लान पर बात करनी है। जो पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं तारुफ करना चाहूंगी। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्जियाकार इम्तियाज गुल साहब, हमारे साथ बड़े अरसे के बाद प्रोग्राम में आए से बहुत शुक्रिया आपका, इनके साथ तशरीफ रखते हैं। हमारे साथ वीडियो लिंक पर इस वक्त मौजूद हैं वलीद इकबाल साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और अनवारुल हक काकड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बीएपी के सीनियर रहनुमा है। सर आपका बहुत शुक्रिया। और टेलीफोन लाइन के ऊपर मुझे थोड़ी देर में कायरा साहब ज्वाइन करेंगे जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा होंगे। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं आगाज वलीद साहब सर आपसे इसलिए करना चाह रही हूं कि आप एक तो लाहौर में हैं, दूसरा ये कि जितने भी अप्स एंड डाउन आ रहे हैं उसमें से ज्यादातर की शुरुआत पंजाब से की जाती है। सर ये बताएगा कि आखिर वजह क्या है कि फयाज साहब को पहले चुना गया, उसके बाद वो बड़े आउटस्पोकन भी हैं, बहुत सारी चीजें अदाकारा नरगिस के स्टेटमेंट से लेके सहाफियों से तल्ख कलामी तक और फिर तल्ख कलामी से लेके ये स्टेटमेंट तक जो उन्होंने एक रोज पहले दिया, वजह क्या है सर कि आखिर वो इस तरह के बयानात भी दे देते हैं और उसके बाद मुश्किल में भी फंस जाते हैं? देखें, हर एक की अपनी अपनी तबीयत होती है, अपना अपना तरीका होता है इसको इजहार करने का, अपनी राय का। और मैं आपको ले जाना चाहता हूँ कुछ पीछे, अभी जब ये जो हमारे जो मेन तर्जुमान रहे हैं वो वफाकी सतह पे हों या सूबाई सतह पे हों और फिर बाद में हमें गवर्नमेंट में मिली, मैं पीछे इसलिए ले जाता हूँ कि ये शुरुआत इसकी हुई थी जब सुप्रीम कोर्ट में पैनामा केस की समाअत हो रही थी और उस वक्त बहुत ज्यादा जारहाना तरीक़ाकार अपनाया हुआ था पीएमएल-एन ने, और उनके जो उस वक्त के तर्जुमान थे वो दानियाल अजीज साहब थे, वो तलाल चौधरी साहब थे, सर सबको याद है बिल्कुल, वो भी सर नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल करते थे, कोई दो राय नहीं है इसमें। तलाल चौधरी, दानियाल अजीज साहब थे, जी जी जी, और फिर साद रफीक साहब ने वो लोहे के चने वाली बातें, कभी कभार ख्वाजा आसिफ साहब भी आते थे, लेकिन इन सब का मुश्तरका जो तरीक़ाकार था वो बड़ा एग्रेसिव था।
तो हमें भी उसी वजह से फिर इसका, क्योंकि मीडिया पे ये जो है, और ऑब्वियसली आप और आपके कॉलीग्स जो हैं वो बड़ा इस बात को ज़्यादा, जब ये ज़्यादा ज़बान तल्ख होती है और उस तरह का एग्रेशन होता है तो उसको ज़रा ज़्यादा आपको भी मौका मिलता है कि उछालें उसको और उसको नशर करें। तो वो एक लोहे को लोहे काटने के तरीके से हमें वो करना ज़रूरी था, और वो एक सिलसिला जो है वो जारी रहा है। यानी सर पीटीआई ये तो एक्सेप्ट करती है ना कि फवाद चौधरी साहब को भी विफाक में इसलिए रखा गया, फयाज साहब को भी रखा गया कि काउंटर करने के लिए कोई बंदा होना चाहिए, यही वजह हुई ना फिर तो इसकी। एग्जैक्टली जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ आपको। और एक और ये भी मैंने देखा है, फवाद चौधरी साहब के साथ तो मैं प्रोग्राम्स पे नहीं गया, लेकिन जब ये इलेक्शन की ट्रांसमिशंस हो रही थी, जब इलेक्शन की कैंपेन चल रही थी आम इंतखाब की, तो एक चौहान साहब के साथ मैंने प्रोग्राम में था, 2 नुमाइंदे पीटीआई के थे, दूसरी तरफ 2 नुमाइंदे वो जो एमएमए के थे। जी। तो मैंने उनको बड़ा हाजिर जवाब और बड़ा वो उस तरह से अलर्ट पाया कि वो एक खास, मतलब मैं उसमें ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहा था और दूसरे तरीके से बात कर रहा था, चौहान साहब एक और तरीके से बात कर रहे थे, और बड़ा वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहा। और बड़ा जो यहाँ इमरान खान साहब ने भी वो प्रोग्राम देखा, मुझे एक जलसे पे मिले तो उन्होंने कहा यार वो कल रात को मैंने तुम्हारा प्रोग्राम देखा था, सो वो और उसको अप्रिशिएट किया उन्होंने, और वो सारा एक तरीके का था जो चल रहा था। उनको उनकी सलाहियत की, अब हम जिस किस्म के उसमें आए हुए हैं, सर मैं माजरत आपकी बात काट रही हूँ, उनके बहुत से स्टेटमेंट्स हैं पिछले चंद माह में जब से उनको अपॉइंट किया गया, तो यकीनन तनबी तो उनको पहले भी की गई होगी ना। अब हिंदू बरादरी से मुतालिक स्टेटमेंट हो, या फिर अगर आपको याद हो 2 रोज पहले जिस तरह वाडा साहब का स्टेटमेंट आया, उससे भी जरा हमारा जो सेंटिमेंट है रिलीजियस खास तौर पर वो मुतासिर हुआ। तो बहुत सारे वुज़रा ऐसा कर रहे हैं। सर कोई खास पॉलिसी नहीं है जिस पर पीटीआई के ये लोग तमाम के तमाम अमल करें? नहीं, देखें पॉलिसी तो वो एक है ना जी, कि जो हमारी गवर्नमेंट का जो प्लान है, जो उसका मंसूबा है, वो दाखिली सतह पर हो या इंटरनल या जिसे आप कहते हैं या खारजी सतह पर हो, उसको उसकी दुरुस्त अक्कासी की जाए और फोर्सफुली उसकी अक्कासी की जाए, ये एक जनरल पॉलिसी तो है। अब जिन अफराद का आपने नाम लिया, फवाद चौधरी साहब भी हैं, ख़याजुल हसन चौहान साहब भी, फैसल वाडा साहब भी, ये एक इनका जरा एक तरीका है, ये थोड़े से जज्बाती भी हैं। तो देखें आखिर इंसान है, और अगर आपको लगा है या आपको कोई महसूस हुआ है कि जी पार्टी ने उनको या प्राइम मिनिस्टर ने उनको कोई तंबीह की है, तो इंसान है, गलतियां होती हैं। मतलब जिस तरह मैं क्रिकेट की इस्तेलाह ये आपकी अच्छी बात है कि आपने ऑनेस्टली ये जरूर कहा, बिल्कुल ठीक, वली सर पॉइंट आ गया। तो इस तरह लेकिन इतना ऑनेस्टी आपने की कि आपने कहा कि जो माहौल था उसको सामने रखते हुए काउंटर करने के लिए कुछ एग्रेसिव लोग बिल्कुल चाहिए थे पीटीआई को। पॉइंट आपका जस्टिफाइड है। इम्तियाज साहब, सर किस हद तक आपको लगता है, ठीक है दानियाल साहब और तलाल साहब का एक माहौल था जब नून लीग की गवर्नमेंट थी, बट इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट ने जो रिएक्शन में, गवर्नमेंट को तो थोड़ा सा सब्र तहम्मुल रखना चाहिए। अब बैक टू बैक अगर ऐसे इंसिडेंट्स हुए तो आपको नहीं लगता कि अब थोड़ा सा कुछ वुज़रा को भी कंसल्ट करने की जरूरत थी गवर्नमेंट को, कि एक लाइन है जिसे क्रॉस नहीं होना चाहिए? देखिए तवक्को तो एक ही जा रही थी कि थोड़ा अक्लो दानिश से काम लेंगे, और जो तलाल, दानियाल और आबिद शेर अली, इन्होंने जो हंगामा मचा रखा था उससे कोई सबक सीखा जाएगा। तो नहीं था हमें कि फयाजुल हसन चौहान की सूरत में उन्होंने एक और मैं अब समझ नहीं आती क्या कहूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कोई अच्छा नहीं था। इससे ज़्यादा मैं कुछ बात नहीं करूँगा। बड़ी बदमज़गी भी इससे पैदा हुई है खुद उनके रहनुमा के लिए, यानी इमरान खान के लिए, जो कि इतने एक इस्लाही प्रोग्राम लेके आए, एजेंडे के साथ आए, उसके लिए हर रोज़ कोई ना कोई मुश्किल खड़ी की होती है। बिल्कुल ठीक। अब इससे ज़्यादा क्या, वो मेरा ख्याल है काकड़ साहब बताएंगे आपको कि यानी बेहतर यह है कि उनको तब्दील किया जाए। एक ब्रेक के बाद डिस्कशन का आगाज इसी पॉइंट से करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। काकर साहब, सर एक तो ये कि गवर्नमेंट के इत्तेहादी भी हैं, पार्लियामेंट में अपोजिशन का जो रिफ्ट एक होता है वो भी तनकीद आप लोगों की जमात को भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, बट क्या लगता है सर कि फयाज चौहान साहब हो, फवाद चौधरी साहब हो, इवन फैसल वाडा साहब के हवाले से जो इंसिडेंट 2 रोज पहले हुआ है, क्या वाकई गवर्नमेंट को कोई SOP बनाना चाहिए? ये एक्सक्यूज देना कि पहली मरतबा गवर्नमेंट में आए हैं और कुछ गलतियां भी होती हैं, क्या ये सही है एक्सक्यूज? देखें, उसकी एक्सप्लेनेशन तो हो सकती है, लेकिन उसकी शायद जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। अब जस्टिफाई करने और एक्सप्लेन करने की हमें थोड़ी सी तमीज़ उसमें रखनी होगी, डिफ्रेंशिएट करना होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि जो पॉलिटिकल डोमेस्टिक एजेंडा था, PTI उसके तहत बहुत डीपली इन्वॉल्व थी और एक कन्फ्रंटेशनल पोस्चर था बिटवीन PMLN एंड देम। तो वहाँ पे उनकी यूटिलिटी बहुत सारे लोगों की थी। अब वो उस फेज से निकल आए हैं और यहाँ पर रियासतों के बीच मामलात हैं।
और मामलात भी इतने संजीदा हैं कि आप न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पे, ब्रिंकमैनशिप पे पहुँचे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में मेरे ख्याल में पीटीआई को एज अ फ्रेंड ऑफ पीटीआई यकीनन ऐसे लोग चाहिए जो कि ज़्यादा मैच्योर हों, जिनकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हों, उनको रिलीजियस सेंसिटिविटीज़, फिलोसफिकल सेंसिटिविटीज़, पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स, इशू बेस्ड आपके ख्याल में स्टेटमेंट्स वो दे शुड बी सेवी ऑफ दैट, और उनके अंदर ये सलाहियत भी मेरे ख्याल में होनी चाहिए कि वो नेशनल फोरस पे और इंटरनेशनल फोरस पे, क्योंकि अब बात महज कौमी चैनल्स तक महदूद नहीं रही। इस क्राइसिस में आपने देखा पूरी दुनिया का प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दे वर हैविंग अ डीप इंटरेस्ट इन द रीजन। तो उसमें आपको आर्टिकुलेट करने के लिए ऐसे लोग यकीनन अपनी पार्टी में चाहिए होंगे, जो कि जिस तरह ग्रो किया प्राइम मिनिस्टर ने खुद इन टर्म्स ऑफ स्टैचर, चाहे आप तस्लीम करें या न करें, इस पूरे क्राइसिस में इमरान खान साहब हैज़ टर्न फ्रॉम अ पॉलिटिशियन टू अ स्टेट्समैन। अब उस स्टेट्समैन के जो स्पोक्समैन हों वो भी एटलीस्ट मेरे ख्याल में ऐसे हों जो उस एजेंडा को एक्सप्लेन कर पाएं, प्रोजेक्ट कर पाएं, तो इट वुड बी अ गुड डे फॉर पीटीआई। बिल्कुल कायरा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, लेकिन क्या जो इत्तेहाद उनके मशवरों से खुद गवर्नमेंट भी फैजियाब हो रही है या होना चाहती है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। कायरा साहब, सर फैसल वाडा साहब के हवाले से पार्लियामेंट में अपोजिशन का बहुत जोर है कि उनके हवाले से तहरीक आए, जो कुछ उन्होंने गुफ्तगू की है 2 रोज पहले। फिर फयाज चौहान साहब का इंसिडेंट होना, क्या कोई एसओपी आपके ख्याल में नहीं होना चाहिए कि जो स्पोक्स पर्सन है या एटलीस्ट जो विफाकी वुजरा या सूबाई वुजरा है वो सोच समझ के सेंसिटिव इशूज के ऊपर बयानबाजी करे? देखिए, बात यह है कि इस वक्त हालात तो ऐसे हैं कि हमें कोई फ्लैश वाली बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये वज़रा जिम्मेदार नहीं होते। इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द लीडरशिप। लीडरशिप किस किस्म की गुफ्तगू कराना चाहती है। अगर फयाजुल हसन चौहान अपोजिशन को बुरा भला कह के गालियां दे के जाए और वो उनके लीडर उनको कहे कि वो मेरा शेर आ गया, तो शेर का दिल तो बढ़ेगा, फिर तो वो और बड़ी गालियां देगा। इसी तरह फवाद चौधरी है, इसी तरह मुराद सईद है और कई दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं, किस किसका नाम ले। सो ये एक रवैया है। बल्कि जो लोग सीजन बंदे हैं, समझदार हैं, सॉफ्ट स्पोकन है, वो कई दफा गिला अपनी बेबसी का इजहार कर रहे होते हैं कि क्या करें, वहाँ पे हमारे यहाँ बड़े तल्ख बोलने वालों को बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। तो ये इन्होंने एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया। जहाँ तक काकर साहब ये फरमा रहे थे कि वजीर आजम साहब ने बड़ा अच्छा कर लिए हैं, सारी कौमी क़यादत ने उनसे पहले उनको सपोर्ट किया, लेकिन कौमी क़यादत अपोजिशन जिनके खिलाफ इमरान खान साहब हाथ में लाने को तैयार नहीं है और हर वक्त खुद भी गालियां देते हैं और गालियां देने वालों को शाबाशियां भी देते हैं, उनके भी आलम यह था कि वो उन्होंने उनकी स्टेटमेंट्स को भी उनके साथ खड़े हुए पार्लियामान का इजलास जॉइंट सिटिंग अपोजिशन ने बुलवाई, अपोजिशन ने करवाई। उन्होंने कहा कि ये करें, ये स्टेप्स लें ताकि कौमी वहदत का, ये यकजहती का सबूत जाए, एक मैसेज आए, जो बड़ा अच्छा गया। और उसके बाद मीडिया ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। लेकिन अगर गौर करें तो वजीर आजम साहब ने खुद क्या किया, 2 काम मैं आपको बता देता हूँ, फैसला आप खुद कर लीजिए। एक उन्होंने ये किया कि जिस दिन जाए अपने पार्लियामानी लीडर्स की ब्रीफिंग थी, जिसमें आर्मी चीफ भी थे, ISI चीफ भी थे। सर, उसमें ये नहीं बताया कि पायलट को रिहा करेंगे। नहीं, उसको वो अलग बात है जी। उसमें प्राइम मिनिस्टर गए ही नहीं, इसलिए नहीं कहे कि मुझे उन लोगों से हाथ मिलाना पड़ेगा, मुझे उनसे मिलना पड़ेगा। मतलब ये मैसेज आप दे रहे हैं उन लोगों के लिए। आप दुश्मनों से भी हाथ मिलाते हैं ना, पार्लियामान के फ्लोर पे खड़े होकर आप कहते हैं मोदी से 2 दफा ट्राई किया, वो मेरे साथ बात नहीं कर रहा, और यहाँ आप अपने लोगों से यार उनके खिलाफ केस है, उनको केस चलने दो, उनके पे केस अदालतों में चलने दो। आप एक जनरल जस्टिस है, आप उसमें जाके बैठो तो सही। दूसरा, उसमें अगर अपोजिशन कहती कि हमारी बेसिक किया प्राइम मिनिस्टर ने, वो उठ के आ जाते जस्टिस, उन्होंने फिर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब जॉइंट सिटिंग में आते हैं, पार्लियामान में जॉइंट सिटिंग में आते हैं, आगे बढ़े, उनतराज से आगे अपनी सीट में बैठ गए, उनके स्पीच की निकल गए, न आते न जाते किसी को हाथ में
मिलाना तो बात की बात है, हाथ हिलाना मुनासिब नहीं समझा। हमने जब ये एतराज किया तो पता है क्या कहा गया कि जी इनके साथ ये तो है करप्ट, ये तो है चोर, ये तो फलान है, इनके साथ हाथ मिलाए। कि नहीं, मोदी उसके साथ तो बात करने को मरे जा रहे हैं और ये लेकिन साथ बैठी ऑपोजिशन। अच्छा कायरत साहब, सर ये भी बताएं, ठीक है सर ये ऑपोजिशन की बिल्कुल ठीक है सर, जुमला रह गया है, मुझे जुमला कहना है। जी सर कहिए। ये है कि खुद इमरान खान साहब की अपनी सफों में जो लोग हैं और उनके जो इत्तेहादी हैं, जिनको वो खुद कर डाकू कहते रहे, चीफ मिनिस्टर जो स्पीकर पंजाब असेंबली है, उनको इमरान खान साहब ने खुद तमगे दिए थे ना डाकू, ठीक बिल्कुल ठीक, उनको गले मिला रहे हैं। तो लेकिन कायरत साहब इसका मतलब ये कि इंटेंशनली खान साहब ने ऐसे लोगों को रखा था। अच्छा काकड़ साहब कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे सर गालिबन आपकी बात पे सर। जी, दो नुक्ते कायरत साहब जो है हमारे भाइयों की तरह हैं। एक तो पार्लिमानी लीडर की जो मीटिंग थी, आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट। उस वक्त ये प्रिजम्पशन है कि प्राइम मिनिस्टर इस वजह से नहीं आए कि उन्होंने अपोजिशन से हाथ मिलाना पड़ता, ये एक प्रिजम्पशन है। एक्चुअल सिचुएशन ये थी कि बैकग्राउंड में एक इंतहाई टेंस माहौल था और वहाँ पे हमारे जो इंटेलिजेंस आउटफिट्स के बॉसेस हैं वो भी नहीं थे और कुछ बैकग्राउंड में चीज़ें ऐसी चल रही थी। चीफ तो थे ना खुद, यकीनन वो थे और कलेक्टिव विजडम के तहत कैबिनेट में फॉरेन मिनिस्टर जो थे, ही वाज रिप्रेजेंटिंग प्राइम मिनिस्टर और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के साथ, आसिफ ज़रदारी साहब के साथ मशवरे किए और उन मशवरों पे, ये हमारे सामने, वी आर विटनेस टू दैट, उन मशावरत पे अमल भी हुआ। अच्छा काकड़ साहब, इसमें कथा कलामी की माजरत, अगर अभिनंदन की रिहाई का उस मीटिंग में अपोजिशन ने अगले दिन ये कहा कि अगर उस मीटिंग में हमें बता देते। जी जी मैं बात का इशू है। जी जी मैं आता हूँ। दूसरा फ्लोर ऑफ वज़ीर-ए-आज़म साहब इस्लामाबाद में मौजूद थे, आर्मी चीफ यहाँ आ गए, जो ऑपरेशनल फैसले करने थे वो प्राइम मिनिस्टर ने तो नहीं करने थे। क्यों नहीं करने थे? आर्मी चीफ ने करने थे। नहीं ऐसा ये तासुर 2 मिनट आते और आके हेलो कर जाते, पार्लियामान में तशरीफ लाए, ऐसे खड़े होकर सिर्फ घास में ला देते, एक खास माहौल होता है ना, बिल्कुल क्या बेहतर होता है। मैं उसको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी आप उस पूरे इन्वायरमेंट को देखें जहां पे एक जिंगोइस्टिक इंडियन असॉल्ट है। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर आपके ख्याल में सिचुएशन ऐसी थी कि खान साहब विद द मैसेज विच हैड टू बी कन्वेड टू इंडिया और जिस तरह के खतरात थे, मेरे ख्याल में उसका लेवल बहुत ज्यादा ऊपर था। शायद उस वक्त डोमेस्टिक एजेंडा, मेरा ये व्यू है, उनके बैक ऑफ द माइंड ना हो। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ माहौल इतने तल्ख है, 4 फुट में बैठे बंदे को हेलो नहीं करता। चले कायरत साहब, मुझे एक ब्रेक लेने दें, आपका ये गिला पहुंच जाएगा, लेकिन ये मेरे ख्याल में पूरे जो ओवरऑल एक एनवायरनमेंट थी हमारी, उसमें प्रायोरिटी ऑपोजिशन पार्टी। जी जी, सिर्फ लीडर बनते तो भी बड़ी बात थी। लीडर का कमाल ये होता है कि वो अपने कद से बड़ा होता है, ऊपर उठता है। वो तो अक्सर रिक्वेस्ट के लोग कहते हो, प्राइम मिनिस्टर का ये काम तो नहीं था कि लोगों को दूर करो। ठीक। अच्छा कायरत साहब से मुझे इसी पॉइंट से वलीद साहब से इस पे रिस्पांस लेने दें। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद हमने ये बात की है कि गवर्नमेंट खुद क्या इनिशिएट कर रही है, वहीं कलदम तंजीमों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो नेशनल एक्शन प्लान है, पिछली गवर्नमेंट्स ने अगर उसके ऊपर सही काम किया होता, बेसिकली नून लीग की गवर्नमेंट ने, तो शायद आज पाकिस्तान यहां पर ना खड़ा होता। क्या वाकई नून लीग सही परफॉर्म नहीं कर सकी नेशनल एक्शन प्लान पर? यह भी एक तनकीद है जो कि पीटीआई की तरफ से की जा रही है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और उनकी बनाई हुई टीम कुछ गलतियों की मुर्तकिब हो रही है, वहीं हम ये भी देख रहे हैं कि खान साहब खुद भी इस हवाले से वरिड हैं कि जो वफाकी वज़रा हैं उनकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है। वलीद साहब, सर कायरत साहब ने जो, चले मैं इसलिए क्योंकि आप खुद पीटीआई को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और जो क्वेश्चन वो उठा रहे हैं कायरत साहब, सर उस पर बेहतर होगा कि आप अगर जवाब दे सकें कि खान साहब ऑपोजिशन हर इशू में और खास तौर पर इस इशू में साथ खड़ी है गवर्नमेंट के, क्या ही बेहतर होता अगर खान साहब उन्हें खुद साथ लेकर चले थे? पहले इस पर अगर आप रिस्पॉन्स दे दें। देखिए जी, खान साहब ने उसके लिए, और ये जो ऑपोजिशन के साथ बातचीत चल रही है, अगर आप ये देखें कि डेडलॉक हुआ पहले उस पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वाले सिलसिले पे, उस पे भी जो कुछ हमारी पार्टी में लोगों का रवैया सख्त था, कुछ का जो था वो फ्लेक्सिबल था। तो
उसके बाद वो फ्लेक्सिबल रवैये ने प्रिवेल किया और इमरान खान साहब खुद ही थे जिन्होंने इस बात का फैसला किया। मैं उस मीटिंग में वो उस दिन सेनेटर्स के साथ मीटिंग थी उनकी, ये 14 दिसंबर को या 13 दिसंबर ऐसे कोई तारीख थी, और उन्होंने उसी में कहा कि जी हम इस मामले पर एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑपोजिशन, क्योंकि सारी ऑपोजिशन जो थी वो इस पे सरापा एहतजाज थी कि जी आप ऑपोजिशन लीडर को नहीं बना रहे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो है चेयरमैन। फिर वो उस पर एग्री किया। तो इस तरह नहीं है कि ऑपोजिशन के साथ जो है रवैया रखा हुआ है बिल्कुल उस किस्म का कि उनसे एक वो कोई जाती दुश्मनी वाला या कोई ऐसी बात। एक तो मैं आपको ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा हूँ, दूसरा आप देखें कि उसके बाद फिर क्या हुआ। उसके बाद फिर ऑपोजिशन ने ये भी तय हुआ था कि ऑपोजिशन फिर जो है वो असेंबली में पार्लियामेंट में एक डिसेंट रवैया रखेंगे। वो जब प्राइम मिनिस्टर आते थे वहां पे वो उनको बोलने नहीं देना, उनको ये नहीं करने देना, वो नहीं करने देना, वो सारा हुआ फिर इस वजह से। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे नैब के अफसरों को बनाना शुरू कर दिया। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि ताली दोनों हाथों से बचती है। और कायरा साहब, वो तो उसी मेरे जो पिछले सवाल का जवाब मैं दे रहा था, कायरा साहब तो यही कहेंगे कि जी ये ना सिर्फ नीचे के जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं वो गलत हैं, ऊपर की लीडरशिप सारी जो है वो ठीक नहीं है। हालांकि अभी आप देख रहे हैं किस तरह से स्टेचर में इमरान खान साहब जो है वो एक पॉलिटिशियन से स्टेट्समैन, ये हमारे हलीफ भी कह रहे हैं इंटरनेशनली में। लेकिन आप ये भी देखें कि उसके लिए भी उन्होंने नामजद किया हुआ है शाह महमूद कुरैशी साहब को और परवेज़ खटक साहब को, क्योंकि वो ये जो फाइनेंस का तरमीमी बिल है, दूसरा तरमीमी बिल, उसके लिए भी ऑपोजिशन के साथ सिलसिला चल रहा था। फिर ये साहिवाल वाला इंसिडेंट हुआ, उसमें भी ऑपोजिशन की कुछ डिमांड्स थी। ये सारी जो है डायलॉग और ऑपोजिशन के साथ ठीक है, आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी इनिशिएट नहीं होता था। इसमें अगर मैं ऐड ऑन कर दूं, ठीक है सर, इसमें अगर मैं ऐड ऑन कर दूं कि गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि जो नेशनल एक्शन प्लान है इसके ऊपर पिछली गवर्नमेंट ने और ऑपोजिशन की जो बाकी पार्टीज है उन्होंने अमल दरामद किया होता तो शायद आज पाकिस्तान को ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। तो क्या आपको लगता है कि इसका कसूरवार भी पिछली गवर्नमेंट ही है? सर मुझे मुख्तसर जवाब दे दीजिएगा। इसको मैं मुख्तसर ही रखूंगा, लेकिन मेरी एक बात जरा सुन लें, क्योंकि ये अगर जवाब देने पे मैं आ जाऊं तो बहुत लंबा जवाब हो जाएगा। आप नेशनल एक्शन प्लान को लेके आए, इसके ऊपर बड़े तज्जिए हुए हैं। आप नेशनल एक्शन प्लान लेके आए, उसके 25 पॉइंट्स 20 या 25 पॉइंट्स थे उसके। मैं एक एक करके आप और मैं दोनों उसके ऊपर गो ओवर करेंगे कि उनसे कितने पे देखें। 2015 में वो मंजूर हुआ। सर हम तो 4 साल से बोल रहे हैं, उसके 4 पॉइंट्स पर भी अमल नहीं हुआ, लेकिन अभी तो पीडीआई को तो 7-8 माह हुए ना सर। उसके 3 जी हाँ एग्जैक्टली 3 साल तो उनकी हुकूमत रही। तो आप गिनेंगे कि 25 में से या 24 या जितने भी उसमें पॉइंट्स हैं 4 पे अमल हुआ, और वो भी ऐसे जिनका ताल्लुक मिलिट्री से है। सिविलियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल कुछ नहीं किया, और पॉलिटिकल विल जिसके लिए चाहिए होती है उन्होंने नहीं किया। ये हकीकत है। आप नेशनल एक्शन प्लान ले आए और पूरा प्रोग्राम कर ले, मैं साथ बैठूंगा। सर वलीद साहब इसमें बहुत से प्रोग्राम हुए हैं, ठीक है सर, मैं इस पॉइंट को आगे लेके जाती हूँ, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। 20 पॉइंट का एजेंडा था सर नेशनल एक्शन प्लान का, इम्तियाज गुल साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 4 से 5 पॉइंट से ऊपर हम जा ही नहीं सके। आज तक नेक्टा इफेक्टिव नहीं हो सका, आज तक हम मदारिस के हवाले से और बहुत सारे इशूज के हवाले से कोई एक तरीकाकार नहीं बना सके। सर बट रिस्पॉन्सिबल क्या खाली नून लीग है आपके ख्याल में? जी उसमें देखिए गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में जो हमारी नेक्टा के साथ इंटरेक्शन रहा तो उससे बड़ा साफ जाहिर हुआ था। एहसान गनी साहब ने उस वक्त 2 साल तक तो बिल्डिंग ही नहीं थी उनके पास, बिल्डिंग नहीं थी, फंड्स नहीं थे, तो उसमें काफ़ी सारा कसूर जो था वो वफाकी हुकूमत का था। फंड्स उनको नहीं मिल रहे थे और उनको एक आज़ाद इदारे के तौर पे काम करने की इजाज़त नहीं मिल रही थी। जो हमारा उनके साथ तजुर्बा था उससे यही महसूस होता था कि जितना जो सियासतदान है, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के जो लोग थे, वो उसको एक बाख्तियार इदारा बनाने से और ग्राउंड पे यानी कंस्टिट्यूंसी के लेवल पे वो काम करना नहीं चाह रहे थे। उनकी तरफ से पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट और एंटी टेररिस्ट एक्ट में तरमीम के मशवरे भी आए नेक्टा की तरफ से, वो भी नहीं किए उन्होंने। इसी तरह ये जो मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें थी जिस पे बुनियादी काम जो था वो करना था सियासी हुकूमत ने, वो नहीं किया। तो उसमें एक बहरहाल ये एक पहलू है कि अगर उन्होंने कुछ सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में काम होना था, अगर मैं बात मुख्तसर करूं, वो ये था कि हमारा जो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जिसको CRPC कहते हैं, हमारा जो दीवानी कानून है जिसको CPC कहते हैं, इस नेशनल एक्शन प्लान में इसमें इसको बेहतर करने का वादा किया गया था और ये काम बुनियादी तौर पे हुकूमत का है। 4 साल जब गुजर गए तो हम ये पूछ रहे थे कि
गुज़िश्ता हुकूमत ने एक खुसूसी कोई एडवाइज़र भी मुकर्रर किया, तो क्वेश्चन और साफ रिजवी साहब थे शायद, हमने पूछा कि उस पर हुआ क्या है, तो पता चला कुछ भी नहीं हुआ है। तो उसमें अगर जब आप इस किस्म और हमारे मसाइल की जड़ इस वक्त, चाहे वो दहशतगर्दी है, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग है, चाहे दूसरे जुराइम हैं, या चाहे हमारी सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट, इसमें जो केसेस पड़े हुए हैं जिसको पेंडेंसी कहते हैं, यानी जो केस ज़ेर इल्तवा हैं, तमाम तर बुराइयों की जड़ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है और उसको इन्होंने रिफॉर्म नहीं किया है। हम बार बार कहते रहे कि कम से कम वो कवानीन जिनको बार बार जिनका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है उसकी तरमीम कर लें, वो भी नहीं की। बाद में पता ये चला कि चूँकि वकला और निचले सतह पे जो अदालतें हैं उनके जज ये मिले होते हैं, उनकी रोज़ी का ज़रिया यही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जिसमें इबहाम बहुत है, जो कि 100-125 साल पुराना है और जिसकी वजह से एक बड़े बड़े वकील हैं, मैं यहाँ नाम भी नहीं ले सकते, कि वो फीसें लेके बैठ जाते हैं 10-10, 20-20 करोड़, उनके वो केसेस पर 3-3, 4-4, 5-5 साल तक पेशी भी नहीं मिलती, तारीखें नहीं मिलती हैं। तो उस पीटीआई की गवर्नमेंट ने केपी में ये ज़रूर किया कि जो दीवानी कवानीन है उसको उन्होंने टाइम बार किया, कोई 2 साल, ये बहुत अच्छी थी कि उसमें तरमीम कर दी। और अच्छा, लेकिन ये तो एक क्लॉज थी ना जिसकी, सर सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, जो पूरा 20 नुकाती एजेंडा था उसमें से बहुत सारी चीजें, काकड़ साहब सर आप पिछले दौरे हुकूमत में भी जब ये बन रहा था नेशनल एक्शन प्लान, बलूचिस्तान भी बहुत सेंसिटिव इशू था, बिल्कुल वैसी जैसे केपी के था, बट वजह क्या है सर कि वो एग्जीक्यूशन नहीं हो सकी इसकी? देखिए, नेशनल एक्शन प्लान बुनियादी तौर पे आपका जो टेररिज्म का मैनेज था उसमें आपका थॉटफुल रिस्पांस था, और वो थॉटफुल रिस्पांस उन 20 पॉइंट्स में मिलिट्री लीडरशिप ने और जो सिविलियन लीडरशिप थी उन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद उसको जॉट डाउन किया और डॉक्यूमेंट किया। उसमें फॉर इंस्टेंस कुछ नुकात का भी इम्तियाज़ साहब ने जिक्र किया, काउंटर नैरेटिव की बात बड़े ड्रम बीट उसकी थी। ये तमाम चीज़ें करनी किसने थी? करनी ज़ाहिर है सिविलियन साइड ने थी, पार्लियामेंट ने थी, उसमें लेजिस्लेटिव बिजनेस आना था, कुछ लेजिस्लेशन होनी थी। काउंटर नैरेटिव में आपने नेक्टा को लीड रोल देकर बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंशिया के लोग, एकेडमिया के लोग, जो इसका आइडियोलॉजिकल एक चैलेंज है या एक एस्पेक्ट समझा जाता है उसको रिस्पॉन्ड करना था, उस पर बहुत कम या ना होने के बराबर काम हुआ। बलूचिस्तान में मैं छोटे से इनपुट आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। हमने काउंटर नैरेटिव सेल्स, चीफ मिनिस्टर सेल बनाया था जिसमें तकफीर पे, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म पे और शवनिज़म की तरफ अगर नेशनलिज्म जाता है उसमें यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे बच्चियों उनको इंगेज किया हुआ था कि वो कोई रिसर्च वर्क करें जिससे पॉलिसी मेकिंग में उनको इनपुट मिले और वो उससे फ़ायदा हासिल करें। लेकिन जाहिर है उसका जो मैग्नीट्यूड था वो बहुत कम था। जो नेशनल लेवल पे उसकी ज़रूरत थी उस सतह पे वो नहीं पहुँच पाया। हम लीडिंग रोल बेसिकली तो फेडरल गवर्नमेंट को प्ले करना था ना, लीड रोल फेडरल गवर्नमेंट ने लेना था। बदकिस्मती से आपको वहाँ पे शायद पॉलिटिकल विल नहीं नज़र आ रही थी। आप देखिए कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने, मैं उनको पर्सनली क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन बदकिस्मती है कि उन्होंने इस पूरे क्राइसिस में अगर कौम से खिताब किया, दैट वाज ऑन द इशू ऑफ पनामा। क्या उन्होंने कभी काउंटर नैरेटिव पे किया? क्या कभी उन्होंने टेररिज्म पे आके कौम से बात की? क्या उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी में इन चीज़ों को उठाया? बहुत सारी कमियां थी। अब भी अच्छा, लेकिन अब पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ये है कि अगर उन्होंने नहीं किया तो अब करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अब फेडरल गवर्नमेंट को लीड लेकर सर अब कर रहे हैं ना, अब दोबारा से शुरू करें, लेकिन उसको कनेक्ट किया जा रहा है कि क्या पुलवामा की जो रिपोर्ट डोजियर जो दिया गया है उससे तो कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि उसमें जिक्र है। मैं थोड़ा सा कायरा साहब से टेक ले लूं उस पर। कायरा साहब, सर पिछली गवर्नमेंट में भी ऑपोजिशन में थी पीपल्स पार्टी, इस गवर्नमेंट में भी ऑपोजिशन का हिस्सा है। पीटीआई का ये नैरेटिव सर कि नेशनल एक्शन प्लान पर पिछली गवर्नमेंट में अमल दरामद नहीं हो सका, सर आप अग्री करते हैं इस चीज से? जी 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 सर, काफी हद तक दुरुस्त है कि पिछली गवर्नमेंट में काउंटर नैरेटिव नहीं बन सका, नेक्टा का पूरी तरह फाल नहीं हो सका। कुछ काम हुए भी, जिस तरह ऑपरेशन हुए पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े लेवल पे, जो ऑपरेशन जरबुल फसाद था या रद्दुल फसाद था, ये नेशनल एक्शन प्लान का ही एक्सटेंशन था। उसमें बहुत ज़रब और रद्दुल फसाद 2 ऑपरेशन थे। जी जी, ज़रब तो पहले हुआ, रद्दुल फसाद जो था इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ज़रब हमारे दौर में हुआ। अब जो हुआ सारा इसका पूरे मुल्क का दायरा कार था और वो उसी की एक्सटेंशन थी। हाँ,
काउंटर नैरेटिव पे काम नहीं हो सका। नेक्टा का जो इश्यू है ना जी, बुनियादी तौर पे वो हमें पाकिस्तान के इदारों का जो स्ट्रक्चर्स है गवर्नेंस के वो भी देखने होंगे। मिसाल के तौर पे आपने सारी इंटेलिजेंस शेयरिंग करके एक जगह कर दे इकट्ठी, तो क्या हमारी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस या हमारी जो ISI है तो वो उसके साथ उसके ताबे होके अपनी सारा कुछ जॉइंट शेयर कर लेगी? ये एक इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता और ये बड़ा खुली बात है, इसमें कुछ शक वाली बात नहीं। हाँ, दूसरा काम ये था कि हमारे बहुत सारे इदारे, बहुत सारे अफसर भी होते हैं, इदारे भी होते हैं जो अपनी सुप्रीमेसी कह लीजिए, सुपीरियरिटी कह लीजिए, अपना जो इख्तियार है उसको छोड़ने को तैयार नहीं होते, वो उसके ऊपर कायम रहते हैं, जो अल्टीमेटली जाके किसी एक दायरे कार के ऊपर आपको न्याय इदारा बना के सबको उसके ताबे करने के लिए तैयार नहीं थे। हमने एक वक्त में ये भी तजवीज दी थी कि आप ऐसा करें कि किसी यूनिफॉर्म लेफ्टिनेंट जनरल को उसका सरबराह बना दें ताकि ये मामला हल हो पाए। तो ये कुछ ऐसी मजबूरियां भी होती हैं और जब आपकी सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में तलखी भी थोड़ी बहुत हो, खींचातानी भी चल रही हो, तो उसमें गवर्नमेंट हमेशा ये कोशिश करती है कि वर्केबल रिलेशनशिप रहे, तलखियां न बढ़ जाए। मेरा ख्याल है उसका बड़ा रोल रहा है और अब अगर इस पे अमल दरामद शुरू हुआ या होगा या हो सकता है तो ये बहुत आला बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक हिंड्रेंस ऐसी होगी जो शायद ओवरकम करनी मुश्किल हो, बट अल्लाह करे हो जाए। क्या सब एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद इसी पॉइंट से दोबारा हम शुरू करेंगे कि पाकिस्तान में जो कलदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया जा रहा है, कितना मौसर फैसला है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कारी साहब, लास्टली सर, ये जो अब गवर्नमेंट शुरू कर रही है कलदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई, और वो कह रहे हैं कि इसमें क्या ये एलिमेंट भी आप समझते हैं कि एक होगा गवर्नमेंट की नजर में कि पुलवामा पे जो डोजिया दिया है इंडिया ने, उसमें उन्होंने थोड़ा सा इशारा दिया है कि कलदम तंजीमों के खिलाफ भी कार्रवाई करे पाकिस्तान। सर, ये इसको अंडर प्रेशर समझा जाएगा या पाकिस्तान अपनी ही बेहतरी के लिए, अपना ही हाउस इन ऑर्डर करने के लिए ये शुरू कर रहा है अब कलदम तंजीमों के खिलाफ जो जितना ऑपरेशन क्लीन अप है? जहां तक ताल्लुक कलदम तंजीमों का है, कलदम तंजीमों के खिलाफ तो हमें अपने तौर पे पहले ही एक्शन करना चाहिए था, इसलिए कि कलदम तंजीमें वो करार दी गई जिनके ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम था। ठीक, जहां तक इंतहा पसंदी का ताल्लुक है, मेजोरिटी में ये था। जहां तक इंतहा पसंदी का ताल्लुक है, हमारा आज बड़ा मसला, दहशतगर्दी से बड़ा मसला इंतहा पसंदी है। ठीक, उस इंतहा पसंदी से ही अल्टीमेटली दहशतगर्दी भी सपोर्ट ले हासिल करती है, एक्सटेंशन लेती है। यानी ये दुरुस्त फैसला है इस वक्त जो गवर्नमेंट का है। ठीक है, ये बड़ा दुरुस्त फैसला है, करेंगे तो हम इसके साथ हैं और ये हमें पहले कर लेना चाहिए था। आज भी गवर्नमेंट अपने चाहिए आज भी नहीं कर रही, प्रेशर है, लेकिन मैं समझता हूँ इसको अंडर प्रेशर भी अगर हम करें, क्योंकि गवर्नमेंटों के लिए ये आसान काम किसी गवर्नमेंट के लिए भी नहीं है। पीपल्स पार्टी का हमेशा से ये वादे मौका रहा, लेकिन ये आसान काम नहीं होता। इंटरनल प्रेशर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर्स होते हैं, जमात के अंदर से प्रेशर्स होते हैं, लेकिन अगर आप ड्यू टू प्रेशर भी कर जाएं तो भी ये पाकिस्तान के मफाद में। कारी साहब से लास्ट फ्यू मिनट्स है, बिल्कुल ठीक है, पॉइंट बिल्कुल सही। इम्तियाज गुल साहब, सर अगर अंडर प्रेशर भी, कारी साहब ने कह दिया कि अगर गलती से अंडर प्रेशर भी है तो पाकिस्तान की अच्छाई के लिए है, ये आपके ख्याल में इफेक्टिव हो सकेगा? दुनिया को चुप कराने में से मदद मिल सकेगी? क्विकली सर अगर कंक्लूड कर क्विकली देख, मैं तो बड़े सब्र से सारी बातें सुन रहा था। सर, नेशनल एक्शन प्लान पे देखिए, कतई नजर इसके कि दबाव है या नहीं है, एक अच्छा काम है, हमें इसकी सताइश करनी चाहिए, लेकिन ये अकेले ना फौज कर सकेगी, ना अकेले पुलिस कर सकेगी, बल्कि जब तक ये तमाम सियासतदान, फौज, पुलिस मिल के और इसको कामयाब बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकेगा। और सबसे ज़्यादा हमें अपने लोगों को नहीं दिखाना है, हमने बाहर के लोगों को बावर कराना है कि वाक़तन वी आर वॉकिंग द टॉक, यानी हम जो कह रहे हैं उस पर अमल भी कर रहे हैं। गुज़श्ता 4-5 साल से काम तो बहुत हुआ है, मतलब रद्दुल फसाद के तहत भी बहुत सारा इन पे हल्का तंग किया गया है, लेकिन चूंकि इनकी मौजूदगी, जगह जगह इनके बोर्ड लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं, कतबे लगे हुए हैं, उनके चंदे के डब्बे पड़े हुए हैं अभी भी कई जगह पे, परसेप्शन अभी तक खत्म नहीं हो सका। तो ये दूर करने की जरूरत है ताकि लोगों को नजर आए कि वाकईतन रियासत पाकिस्तान इस मामले में न सिर्फ अपने मफाद को अजीज समझती है बल्कि दूसरों के तहफ़्फ़ुज़ात का भी वो एहतराम कर रही है। बिल्कुल ठीक। काकर सबसे लास्ट कमेंट कि कितना इफेक्टिव हो सकेगा अगर हम सिर्फ इस एक पॉइंट के ऊपर भी जो नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा था अगर अमल दरामद कर दें? कल दिन देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करूंगा, मेरा नहीं ख्याल कि हम प्रेशर के तहत कर रहे हैं। ये तासुर जो है
इसको मुकम्मल तौर पे रद्द करना चाहिए। हमारा एक ऑलरेडी बैकग्राउंड था FATF का, हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे और उसमें ऑलरेडी इन तंजीमों के और इनके जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस थे उसके हवाले से गवर्नमेंट की एक पोजीशन थी। बीच में पुलवामा हुआ, पुलवामा इज़ एन इंडिजिनस एक्ट ऑफ अ कश्मीरी यंग लैड, उसको हम उसी एंगल से देख रहे हैं और उसी एंगल से हम उसे प्रोजेक्ट करेंगे और बताएंगे, क्योंकि ये सच है। जहां तक इन तंजीमों का ताल्लुक है, ये हमारा एक इंटरनल नेशनल एजेंडा है और एज अ नेशनल एजेंडा हम इसको परसू करेंगे, चाहे हम पे बाहर से प्रेशर आए या ना आए। बिल्कुल ठीक। वलीद साहब, सर FATF का वैसे हवाला दिया काकड़ साहब ने, बड़ा टाइमली है, इस वक्त चल भी रही है उनकी मीटिंग्स और उन्होंने पुलवामा से मुतालिक जिक्र भी किया है उन मीटिंग्स में। सर, ये PTI किस हद तक बिल्डअप कर सकेगी ये नैरेटिव के पाकिस्तान अब अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन क्लीन अप कर रहा है फाइनली? देखिए जी, इसमें बिल्कुल वो मुख्तसरन, बिकॉज आई नो टाइम ख़त्म हो रहा है, ये जो अहम बात इसमें है, जो दबाव वाली बात है, ये बिल्कुल दुरुस्त की काकड़ साहब ने भी कि कोई दबाव वाली बात नहीं है, लेकिन ये इसको हमें इनकार नहीं कर सकते इस बात से कि पुलवामा वाला वाक़या हुआ और उसके थोड़ी देर बाद एक तंजीम ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की जो पाकिस्तान से मंसूब की जाती है, और उसकी वजह से हमारा ये नैरेटिव जो है बैनुल अक़वामी सतह पर कि जी हम अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, भले वो हमारे मुल्क में हो या किसी और मुल्क के खिलाफ हो, तो वो प्रॉब्लम जो है आ जाती है। और उसके लिए ये सबसे ज़्यादा जो है ये भी और दीगर इकदाम जिसका ताल्लुक FATF वगैरह से है कि ये हमारा नैरेटिव जो है उससे हमारे हाथ बंद जाते हैं जब पाकिस्तान के अंदर मुकीम तंजीमें, जिनका नॉन स्टेट एक्टर सही लेकिन वो इसका जिम्मेदारी कबूल करते हैं, तो इसलिए भी ये प्रेशर का नहीं है, ज़्यादा अपने आपको वही वॉक द टॉक करने वाली बात जो है कि जो हम बात कर रहे हैं उस पर अमल दरामद भी करके दिखाएंगे, ये अहम है। और इंशाल्लाह पॉलिटिकल विल जहां दरकार होती है, आप इमरान खान साहब से ज्यादा मुस्तकिल मिजाज कोई शख्स नहीं है इस चीज में। सर, लेकिन अच्छी बात यह है ना कि नेशनल एक्शन प्लान को अगर सामने रख के करें तो शायद पिछली गवर्नमेंट हो या ये गवर्नमेंट हो, ऑपोजिशन हर सूरत में इस प्लान के ऊपर अमल दरामद के लिए सपोर्ट करेगी और पाकिस्तान का जो नैरेटिव है कि वो खास तौर पर टेररिज्म से मुतालिक और इस किस्म की तंजीमों से मुतालिक यकसा पॉलिसी रखे हुए बड़ी हद तक उसको इंप्लीमेंट करने में मदद मिल सकेगी। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।